विनोद क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के उसका अंतिम जो सुल्तान था क्यूमर्स, उसकी हत्या करके 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको हम लोग इतिहास की किताब में खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो आइए इस कक्षा में हम खिलजी वंश के बारे में विस्तार से पढ़ें, जो कि कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। खिलजी वंश का जो कार्यकाल था 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। बहुत कम, यानी कि लगभग 30 वर्षों का ये शासन काल था। लेकिन इस राजवंश में एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था, जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। और पूरे सल्तनत कालीन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासन काल में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई सारे प्रयोग किए थे। तो आइए प्रारंभ किया जाए। खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इसने क्यूमर्स की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था, और जिस समय यह गद्दी पर बैठा था इसकी उम्र जो थी वह 70 वर्ष की थी, 70 साल का था। और सल्तनत काल में जितने राजवंश हुए और जितने शासक हुए, सभी में सबसे उम्र दराज व्यक्ति यही था। तो इस तरह का एक प्रश्न भी आता है कि पूरे सल्तनत कालीन सुल्तानों में सबसे अधिक उम्र का सुल्तान कौन था? तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चूंकि यह उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुका था, चूंकि 70 साल का उम्र आप लोग जानते हैं कि बुढ़ापे का उम्र है और ऊपर जाने की उम्र है। तो उस उम्र में लोगों को क्या चाहिए? वह शांति से जीवन व्यतीत करना चाहता था। तो इसने अपना राज्याभिषेक जो है उसने किलो खरी के किले में करवाया था। एक किलो खरी का किला है जो कि दिल्ली के नजदीक पड़ता है, और वहीं पर रह करके इसने शासन भी चलाना शुरू किया। और शासन चलाने में वह अपने राज्य के जो इसके अधिकारी थे, उसने अधिकारियों का पूर्ण सहयोग लिया और शांतिपूर्वक शासन करने लगा। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लें। 1296 में इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसके पिता की मृत्यु जब यह बाल्यकाल में था, जब छोटी उम्र में था, उसी समय इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और यह जो था ये जलालुद्दीन का भतीजा था। तो बचपन से ही अलाउद्दीन की परवरिश कौन करता है? तो जलालुद्दीन। उसकी देखभाल का जिम्मा देखभाल का काम इसी के जिम्मे था। धीरे धीरे करके अलाउद्दीन खिलजी जब बनता है तो आगे चल करके यह एक बहुत बड़ा योद्धा बनता है। और इसी बात से खुश होकर के अलाउद्दीन ने इसको अपने साम्राज्य में सूबेदार बना दिया था। और अलाउद्दीन सैन्य मामले में काफी सशक्त था। इस कारण 1296 में जलालुद्दीन ने, चूंकि सल्तनत काल का विस्तार लगभग पूरे उत्तर भारत में हो चुका था, लेकिन अभी तक दक्षिण भारत की तरफ साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। तो इसने अपने भतीजा के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान दक्षिण भारत भेजा। दक्षिण भारत में कहा? तो देवगिरी में। देवगिरी एक राज्य था जहां का राजा जो थे उनका नाम था, ये यादव वंश के थे, इनका नाम था रामचंद्र देव।
वहां पर सैन्य अभियान लेकर के अलाउद्दीन खिलजी पहुंचता है। रामचंद्र देव उस अभियान में हारते हैं और नतीजा ये निकलता है कि अलाउद्दीन देवगिरी से अपार धन लूटता है और उस धन को लेकर के वापस दिल्ली आता है, लेकिन लूटे हुए धन में से अधिकांश हिस्सा जो है अलाउद्दीन छुपा लेता है और कुछ भाग ही जलालुद्दीन खिलजी जो सुल्तान थे उनको देता है। जब ये बात उनको पता चलती है तो वे बड़ा क्रोधित होते हैं। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। वे उसको इस बात के लिए अपने पास बुलाते हैं और जब अलाउद्दीन खिलजी वहां पहुंचता है तो उसने धोखे से अपने चाचा को तलवार घोंप करके मार देता है ना। और इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाता है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की और स्वयं जो है सुल्तान बन गया। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लें। अलाउद्दीन जो है बचपन में इसका नाम जो था, इसका नाम था अली या गुरसप, दोनों नाम से लोग इसको जाना करते थे। आगे चल करके जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का निकाह मतलब विवाह जो है अलाउद्दीन के साथ कर दिया। इस तरह से वह भतीजा भी था और अब उसका दामाद भी बन गया। जब यह सुल्तान बनता है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लें कि यह एक निरंकुश शासक था। यहाँ निरंकुश से तात्पर्य है कि एक ऐसा शासक जो अपने साम्राज्य के विस्तार, साम्राज्य के विकास हेतु मनमाने ढंग से कार्य करे, मनमाने ढंग से नियम कानून बनाए। उसको ये मतलब नहीं होता है कि जनता को हमारे द्वारा बनाए गए नियम कानूनों से कोई हानि हो रहा है या जनता मारी जा रही है, इसको कोई मतलब नहीं था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बलबन के बारे में। बलबन ने भी यही कहा था कि एक राजा को हमेशा निरंकुश होना चाहिए, उसको जनता के बारे में न सोच करके साम्राज्य की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। यही सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी का भी था। जब यह सुल्तान बनता है तो पीछे हम लोगों ने देखा है कि पीछे के जो सुल्तान थे, सुल्तान पद की स्वीकृति किससे लेते थे? खलीफा से। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने जब सुल्तान का पद धारण किया तो सबसे पहले उसने खलीफा से उसकी स्वीकृति ली थी। बलबन ने भी ऐसा किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे किसी खलीफा वलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं लेनी है, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं सुल्तान हूं, यह मैं जानता हूं। मुझे किसी से कोई स्वीकृति, कोई आज्ञा नहीं लेनी है। राज चलाने में अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। राजत्व के सिद्धांत से मतलब यह है कि इसने इस्लाम धर्म की परंपरा के अनुसार शासन नहीं किया। इस्लाम में जो कानून थे उस आधार पर सल्तनत काल के पीछे के जो सुल्तान थे उन्होंने शासन किया। इसने कहा कि नहीं, राज्य और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं और राज्य में धर्म को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसने इस्लाम धर्म की परंपरा के अनुसार कभी शासन नहीं किया।
इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब यह सुल्तान का पद प्राप्त कर लेता है तो इसके सामने कुछ समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं क्या थी कि एक एक करके 4 विद्रोह होते हैं इसके विरोध में, क्योंकि इसने अपने चाचा एवं ससुर की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। तो बहुत सारे जो दरबार में अमीर थे, जमींदार थे, सरदार थे, वे लोग इससे खफा थे। वे लोग चाहते थे कि इसे किसी न किसी तरीके से गद्दी से हटा दिया जाए, क्योंकि यह हत्यारा है, इसलिए इससे सब खफा थे। साथ ही साथ इसके परिवार के भी कुछ सदस्य थे जो इससे जलते थे। वे लोग चाहते थे कि इसको हटा करके मैं सुल्तान बनूं। तो 4 विद्रोह होते हैं। हालांकि अपने सैन्य शक्ति के बदौलत वह उन चारों विद्रोहों को दबाने में सफल तो हो जाता है, लेकिन आगे से ऐसे विद्रोह न हो उसके लिए इसने 4 अध्यादेशों को लागू किया था। ये 4 अध्यादेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ध्यान से आप लोग इसे देखें और समझने का प्रयास करें। ये 4 अध्यादेश क्या थे? तो पहला था कि दान, वेतन, पेंशन एवं उपहार में दी गई भूमि को इसने वापस ले लिया और इसको खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि से मतलब है कि सारी भूमि को, राज्य में जितनी भूमि है सबको अपने नियंत्रण में ले लेना। मतलब राजा जब सारी जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है तो उसे खालसा भूमि कहा जाता है। तो क्या होता था, इसके पहले बंद करता तनी बंद कर इसके पहले के जो सुल्तान थे, आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश था उसने इक्ता व्यवस्था लागू की थी। इक्ता व्यवस्था क्या थी कि उसने अपने साम्राज्य की सारी जमीनों को कुछ लोगों को दे दिया था, जिसके बदले में वह टैक्स उसे दिया करते थे। तो उस समय क्या होता था कि राजा के यहाँ, राजा के दरबार में या कोई भी जो है पदाधिकारी, मंत्री होता था या आपका अमीर होते थे, सबको जो है वेतन के रूप में या दान के रूप में या पेंशन के रूप में या उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में भूमि दिया जाता था, है ना। नगद वेतन देने का कोई प्रावधान उस समय नहीं था। तो इसने सोचा कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर हैं, जो सरदार हैं, जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं हमें हटाने का, ये लोग आखिर अमीर कैसे बने हैं? तो इन्हीं जमीन के बल पर, इस जमीन से वे ढेर सारा कर जो है वसूलते हैं और वे धनी हो गए हैं और उस पैसे का इस्तेमाल वे हमारे विरुद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए इसने पहला अध्यादेश लागू किया कि अब से राज्य की जितनी जमीन है वह मेरे नियंत्रण में रहेगी, किसी को नहीं दी जाएगी। और इस तरह से अमीरों को उसने भूमिहीन कर दिया। दूसरा अध्यादेश उसका क्या था कि उसने एक मजबूत गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग से तात्पर्य है कि देखो, सरकारें जो होती हैं वह कुछ लोगों की नियुक्ति करती है जासूसी करने के लिए। ये जासूस लोग क्या करते हैं? चोरी छिपे हम पर, आप पर या किसी अन्य पर जिस पर शंका रहता है उसका ये जासूसी करते हैं, छुप छुप करके, कोई उनके बारे में जान नहीं पाता है। तो इसने एक मजबूत गुप्तचर विभाग का गठन किया और ये गुप्तचर पूरे साम्राज्य में फैल गए और छुप छुप करके ये इन अमीरों पर, सरदारों पर नजर रखते थे।
तो इससे भी बगावत रोकने में इसको मदद मिला। तीसरा क्या है कि अलाउद्दीन ये जानता था कि ये जितने अमीर और सरदार लोग हैं, ये लोग रोज कहीं ना कहीं पार्टी करते हैं, एक साथ बैठते हैं, और उस पार्टी में ये लोग गांजा, भांग, अफीम, शराब का सेवन करते हैं और जुआ भी खेलते हैं, और इसी बैठकी में वे हमारे विरुद्ध रणनीतियां बनाते हैं। तो अगर इसको रोक दिया जाएगा तो ये एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे और हमारे विरुद्ध बगावत के लिए कोई रणनीति नहीं बन पाएगी। तो इसी सोच पर इसने तीसरा अध्यादेश ये लागू किया कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं उसको रोक दिया जाए, और पूरे साम्राज्य में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। चौथा अध्यादेश इसने क्या किया कि अमीरों के दावतों पर, दावत मतलब भोज, ये अमीर लोग अपने यहाँ कभी न कभी दावत दिया करते थे, और दावत में सारे अमीर लोगों को बुलाते थे दावत में। जैसे हम लोग अभी कोई भी भोज वगैरह करते हैं तो अपने चाहने वाले लोगों को निमंत्रण देते हैं, उसी तरीके से ये अमीर लोग आपस में हमेशा दावत किया करते और सबको बुलाया करते थे। तो इसने क्या किया कि एक अध्यादेश लागू किया कि अमीरों के यहाँ दावतें अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जानता था कि ये अमीर लोग उन भोज में जाते हैं तो भोज के बहाने हमारे विरुद्ध रणनीति बनाते हैं, षड्यंत्र कर बनाते हैं। और एक विवाह का, एक अमीर का दूसरे अमीर के यहाँ शादी पर भी इसने रोक लगा दिया। तो अमीरों का वैवाहिक संबंध और उनके बीच के दावत को भी उसने पूरी तरह रोक दिया गया। और एक बात अलाउद्दीन खिलजी को और अंदेशा होता था कि जो हिंदू जनता है कभी न कभी हो सकता है ये भी हमारे विरुद्ध बगावत करें हमें पद से हटाने के लिए। तो इसने क्या किया कि हिंदुओं पर भी कई सारे टैक्स लगा दिए, इतने सारे टैक्स लगा दिए कि हिंदू लोग टैक्स भरते भरते निर्धन हो गए। और ये चारों अध्यादेश और हिंदुओं पर टैक्स उसने इस उद्देश्य से लगाया था कि आगे चल करके हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र न कर सके, कोई विद्रोह न हो, उनको दबाने के लिए ये चारों अध्यादेश और हिंदुओं पर कई सारे टैक्स इसने लगाए थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे नए नए प्रयोगों के बारे में जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में लागू किया था। क्योंकि एक सुल्तान के रूप में वह चाहता था कि उसका जो साम्राज्य हो वह हर तरह से मजबूत हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो। और ऐसा वह इसलिए चाहता था क्योंकि आप लोग पीछे के क्लास में भी पढ़े हैं कि इल्तुतमिश के समय से ही मंगोलों का भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण बढ़ने लगा था। हालांकि उन लोगों ने अपने सैन्य प्रभाव से उसको निरस्त कर दिया था। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों का बार बार आक्रमण हो रहा था, और मंगोलों के आक्रमण को निरस्त करने के लिए, उनसे अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए सैन्य व्यवस्था को मजबूत करना होगा। और सैन्य व्यवस्था को मजबूत तभी किया जा सकता है जब राजा के पास ढेर सारा धन हो। और धन की व्यवस्था कहाँ से होगी? तो अपने साम्राज्य से होगी। तो कुछ ऐसे नियम उसने बनाए ताकि अधिक से अधिक धन राजा को प्राप्त हो, राज्य को प्राप्त हो। तो उसी में हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्व एवं कर व्यवस्था, जो टैक्स लगाए जाते थे भूमि पर, व्यापारियों पर, या अलग अलग तरह के टैक्स राजा लोग लगाया करते थे,
उससे उनको धन की प्राप्ति होती थी और उस धन का इस्तेमाल वे अपने राज्य की भलाई के लिए, निर्माण कार्य के लिए किया करते थे, अपने लिए करते थे। और राज्य में जो लोग कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, अधिकारी थे, मंत्री थे, जो लोग कार्य करते थे, उनसे उनको वेतन भी दिया जाता था। तो अब इसके सामने यह समस्या थी, तो उसने कर व्यवस्था में सुधार किया। कर व्यवस्था में सुधार क्या किया? तो पहले के जो शासक थे, पहले के जो राजा थे गुलाम वंश में, उन लोगों ने कुल उपज का 1/3 टैक्स निर्धारित किया था। यानी कि किसानों से या अमीरों से वह 1/3 कर लिया करते थे राजस्व के रूप में, लगान के रूप में। इसने क्या किया कि जितनी जमीन थी सब जमीनों पर 1/2 कर निर्धारित कर दिया। यानी कुल उपज का 50% इसने कर लेना प्रारंभ कर दिया। इसने 2 तरह के नए टैक्स लगाए। बहुत सारे टैक्स थे, लेकिन इसने 2 और नए कर उसमें जोड़ दिए। कौन कौन? एक का नाम था चराई कर और एक का नाम था घड़ी कर। घड़ी माने मकान, जिस मकान में लोग रहते हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया। और चराई कर से मतलब है कि जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले जानवर, वे लोग चारा खाने के लिए किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां घास, वनस्पतियां ये सब मिलती है, तो उस क्षेत्र को उसने चारागाह क्षेत्र घोषित करके और उस पर टैक्स लगा दिया। जो लोग अपने पशुओं को वहां चराने के लिए ले जाते थे, तो उन पर चराई कर नामक नया टैक्स इसने लाद दिया कर वसूली के लिए। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे कि इसने अपने दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पर इसने भूमि की पैमाइश कराई। भूमि की पैमाइश से मतलब है भूमि की मापी करवाई, या आज के समय में कह सकते हैं सर्वे करवाई। और सर्वे करवा करके उसने उस भूमि पर लगान यानी टैक्स का निर्धारण किया। कर की वसूली करने के लिए उसने एक विभाग बनाया था और उस विभाग का नाम है दीवान ए मुश्त खराज। क्या नाम था? दीवान ए मुश्त खराज। ये कई सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। और दीवान ए मुश्त खराज का जो सबसे बड़ा पद होता था उसका नाम था मुश्त खराज। मुश्त खराज कौन था? तो ये कर वसूलने वाला एक अधिकारी होता था जो अलग अलग क्षेत्रों में जा करके कर की वसूली करता था और उस कर को राजा के पास भेजता था। बनकर अलाउद्दीन खिलजी ने कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उसने सैन्य व्यवस्था में भी सुधार किया। सैन्य व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया कि सबसे पहले उसने अस्थाई सेना की नियुक्ति की। अस्थाई सेना के मतलब इससे पहले के जो शासक थे ये अस्थाई सेना बहाल करते थे। जब युद्ध लड़ना होता था तब ये सैनिकों की बहाली करते थे और जब युद्ध खत्म हो जाता था तो सैनिकों को वापस घर भेज देते थे, उनको वेतन के रूप में भूमि दे करके। इसने कहा कि सेना अस्थाई होनी चाहिए। जैसे आज की सेना है ना, पुलिस है, सेना है, आज जो लोग भी काम करते हैं उसमें वे 60 साल के लिए काम करते हैं। तो उसने कहा कि अस्थाई सेना की बहाली की जाए, क्योंकि यदि राज्य को मजबूत करना है सैन्य रूप से तो सेना भी अस्थाई होनी चाहिए। तो उसने अस्थाई सेना की जगह अस्थाई सेना की नियुक्ति की। और सैनिकों को वेतन पहले नगद नहीं दिया जाता था, उनको भूमि दी जाती थी वेतन के रूप में। इसने क्या किया कि भूमि की जगह नगद पैसे देना प्रारंभ किया। हर महीने नगद वेतन दिया जाने लगा, भूमि नहीं दी जाती थी।
तो ये नया प्रयोग इसने किया। और इन दोनों से प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार अस्थाई सेना की बहाली किस शासक ने किया था? तो आप लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आइए, सैनिकों के लिए भी उसने कुछ अच्छे कार्य किए। जैसे सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत इसके द्वारा की गई। सैनिक, जैसे आजकल आप लोग किसी विभाग में अगर आप भर्ती होते हैं तो आपका पूरा बायोडाटा वह विभाग आपका रखता है। जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका फिंगरप्रिंट, आपका फोटो, है ना, ये सब। जैसे हम लोग भी अगर नियुक्त हैं तो हमारा भी डाटा है सबके पास। तो इसने सैनिकों का हुलिया लिखने का, कि हाइट कितनी है, रंग कैसा है उस सैनिक का, फोटो कैसा है, ये सब उसका पूरा बायोडाटा जो है लिखने की परंपरा की शुरुआत इसी के समय किया गया। और घोड़ा दागने की प्रथा, उन दिनों जो लड़ाई की जाती थी तो आपको पता है कि बहुत सारे सैनिक जो होते थे घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करते थे। तो राजा के पास ढेर सारे घोड़े होते थे, तो घोड़े को उसने दागने की प्रथा शुरुआत की। इसका तात्पर्य यह था कि घोड़ा को इसलिए दागा जाता था ताकि उसकी संख्या और उसकी नस्ल का रिकॉर्ड जो है राजा के पास हो। सैनिकों के सहूलियत के लिए एक काम उसने और भी किया था। उसने सैनिकों को कम दाम में कोई सामान मिले, इसके लिए एक बाजार व्यवस्था किया था। एक बाजार का निर्माण किया था जहां कम दाम में हर सामान सैनिकों को मिल जाया करता था। और ऐसा इसलिए किया था उसने कि सैनिकों को वह कम वेतन देता था, नगद वेतन देता था लेकिन कम वेतन देता था। और चूंकि सैनिक बगावत न करे इसलिए उसने ऐसा बाजार बनाया जहां कम दाम में हर सामान मिल जाया करता था, जिससे सैनिक खुश रहते थे। हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन ने जो बाजार व्यवस्था एवं माप तौल की जो व्यवस्था चलाई थी वह कैसी थी? तो हमने पीछे पढ़ा कि सैनिकों के लिए उसने एक ऐसे बाजार बनाया था जहां कम कीमत पर हर एक सामान मिल जाया करता था। और इस बाजार की विशेषता यह थी कि इसका दाम कभी घटा नहीं ना कभी बढ़ा। एक बार जो इसने दाम निर्धारित कर दिया किसी सामान का, तो यह देखिए 1296 से लेकर के 1316 तक सुल्तान था। इन 20 सालों में कभी जो है इन बाजारों का सामान का दाम बढ़ा नहीं, ना ही घटने दिया इसने, ना ही बढ़ने दिया ना घटने दिया। तो इस बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा जान लें कि इसने दिल्ली एवं इसके आसपास इस तरह के बाजार बनाए थे। पहले ये बाजार जो है सिर्फ सैनिकों के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके यह बाजार आम जनता के लिए खोल दिया गया। और हमने बताया कि इसमें हर एक सामान का दाम निर्धारित था और ये निर्धारित दाम पर ही सामान बेचे जाते थे इन बाजारों में। एक और चीज जानो, अब क्या था कि जिस बाजार में किसी सामान का दाम अगर बढ़ेगा नहीं तो कुछ दुकानदार क्या करते हैं, कम सामान नाप के देंगे, बटखारा कम वाला रखेंगे, है ना। तो वह यह चीज जानता था, तो इसके लिए इसने क्या किया कि कुछ कर्मचारी को नियुक्त किया। उनका काम यही था कि बाजार में घूम घूम करके दुकानदारों को देखना ये कम सामान दे रहे हैं या जितना देना चाहिए उतना दे रहे हैं। अगर जांच करने पर अगर कोई दुकानदार पकड़ा जाता, कम सामान तौलते हुए पकड़ा जाता था, तो कहा जाता है कि जितना ग्राम वह सामान कम देता था उतना मांस
उसके शरीर से काट लिया जाता था, है ना। तो इतना कठोर जो है दंड उसने बनाया था, जिससे कि हर एक दुकानदार डरते थे सब। और इस कारण जो है बाजार की जो व्यवस्था इसने बनाई थी वह सही तरीके से चल रही थी। और बाजार कैसे थे? ये बाजार जो है 4 तरह के होते थे, 4 तरह के बाजार इसने बनाए थे। एक बाजार होता था खाद्यान्न बाजार। खाद्यान्न बाजार से मतलब जहाँ खाने पीने की वस्तुएं मिल जाती हैं, अनाज वगैरह मिलते हैं। दूसरा बाजार जो था दैनिक वस्तुओं का बाजार। दैनिक वस्तुओं अर्थात दैनिक जीवन में जिन सामानों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सुबह से लेकर के रात तक, उन सभी सामानों का एक अलग बाजार हुआ करता था, जिसको दैनिक वस्तुओं का बाजार कहा जाता था। तीसरा जो बाजार था वह कारीगरों द्वारा निर्मित सामानों का बाजार था। आप लोग देखते हैं गांव देहात में बहुत सारे लोग अपने घर में कुछ चीजें बनाते हैं, बना करके बाजार में बेचते हैं। तो उन दिनों हर घर में कुटीर उद्योग थे। घर के सदस्य कुछ न कुछ हाथ से चीज बना करके और उसको ले जा करके बाजार में बेचा करते थे। तो उन लोगों का के द्वारा बनाया गया सामान का बाजार अलग लगता था। और एक बाजार जो था चौथा बाजार, जिस बाजार में दास या गुलाम की खरीद बिक्री होती थी, और उस बाजार में ही जानवरों का व्यापार किया जाता था। जानवर की खरीद बिक्री और दासों की खरीद बिक्री का व्यापार उस बाजार में किया जाता था। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा कि अपने शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे नए प्रयोग किए, व्यवस्थाओं को मजबूत किया और इसका फायदा उसे मिला। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। यह 20 वर्षों तक शासन करता है और लगभग इसने पूरा उत्तर भारत तक अपनी सीमा का विस्तार किया। साथ ही साथ दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, पांड्या क्षेत्र तक भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग पूरे भारत पर इसने दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित कर दिया था। अब आइए इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य जो जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि सिकंदर जो कि विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था, हालांकि वह सफल नहीं हो पाया, उसी के समान अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व का विजेता बनना चाहता था। इसने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा और इसीलिए इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी स्वयं के लिए। इसने एक नया धर्म चलाया था। हम लोगों ने इसके शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा था कि इसने इस्लाम धर्म के कायदे कानून के अनुसार शासन नहीं चलाया, बल्कि अपने हिसाब से इसने धर्म को शासन से अलग करके राज किया था। और इसकी इच्छा ये थी कि एक नया धर्म चलाया जाए, हालांकि इसमें वह सफल नहीं हो पाता है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी रानी पद्मावती की। ये अलाउद्दीन के कहानी से ही रिलेटेड है। क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करता है, तो चित्तौड़ के जो राजा थे उनका नाम था रत्न सिंह। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था महारानी पद्मिनी। कहा जाता है कि ये इतनी खूबसूरत थी कि अलाउद्दीन खिलजी उसके बारे में सुन रखा था और उसको पाने की लालसा इसके अंदर आ चुकी थी। हालांकि वह इसमें भी सफल नहीं हो पाता है।
रानी पद्मिनी जो है वह जौहर करके अपने प्राण को ले लेती है और इस कार्य में भी अलाउद्दीन खिलजी सफल नहीं हो पाता है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की समझ हम लोग ले लें। लगभग पूरे भारत हमने बताया, जैसे गुजरात, मालवा, बंगाल, चित्तौड़गढ़, देवगिरी, तेलंगाना और पांड्या क्षेत्र, लगभग एक एक करके हर एक प्रांतों को इसने जीत लिया था। और गुजरात युद्ध के क्रम में वहां के राजा कर्ण सिंह से उसे एक हिजरा प्राप्त हुआ था, हिजरा, जिसका नाम था मलिक काफूर। उसे इसने 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। ये मलिक काफूर जो था बाद में चल करके दक्षिण भारत में देवगिरी में एक अभियान भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान था तो उसने 1296 में अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान पर भेजा था। जब अलाउद्दीन सुल्तान बनता है तो उसने मलिक काफूर को 1307 में देवगिरी भेजा, जहां का शासक जो था यादव वंश का रामचंद्र देव था। यहाँ उसे अपार धन की प्राप्ति होती है और देवगिरी पर कब्जा कर लेता है। मलिक काफूर ने इससे आगे बढ़ करके बंगाल को भी जीता, साथ ही साथ तेलंगाना और पांड्या क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। अलाउद्दीन का सबसे प्रमुख सेनापति जफर खां था, जो मंगोलों के साथ युद्ध में मारा गया था। और एक चीज और बताना भूल गए कि ये रानी पद्मिनी की जो कहानी है उसका इतिहास में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन एक लेखक थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था पद्मावत। इसमें जो है रत्न सिंह की रानी पद्मिनी का जिक्र है और अलाउद्दीन का भी जिक्र इसी किताब में मिलता है। बंद। इस पूरे क्लास में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को देखा, उसकी व्यवस्थाओं को देखा। 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मरने के पश्चात मुबारक शाह सुल्तान के पद पर बैठता है और वह 1320 तक शासन करता है। लेकिन मुबारक शाह के बारे में कहा जाता है कि वह एक अयोग्य शासक था। वह मानसिक रूप से बीमार था। वह दरबार में कभी नंगे बदन चला आता, कभी स्त्रियों के कपड़े पहन करके आ जाता और उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया कि मैं इस्लाम धर्म का खलीफा हूँ। तो ले दे करके वह 1316 से 1320 तक सुल्तान के पद पर रहता है। 1320 में खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान जो था वह था नसीरुद्दीन खुसरो खां, जो कि कुछ महीनों के लिए सुल्तान बनता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक हिंदू शासक था जो कि इस्लाम धर्म में आ करके और सुल्तान बनने के लिए उसने इस्लाम कबूल किया था और खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो जब यह सुल्तान के पद पर बैठता है तो दरबार के जो उलेमा वर्ग थे, जो इस्लाम धर्म गुरु थे, उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। और ऐसा जब हल्ला हुआ तो नसीरुद्दीन खुसरो खां को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और 1320 में गियासुद्दीन तुगलक नाम का एक व्यक्ति जो है वह खिलजी वंश के शासन का अंत करता है और तुगलक वंश की सत्ता को स्थापित करता है। तो अगली कक्षा में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे।
उसकी स्थापना से संबंधित और उसके कुछ महत्वपूर्ण जो शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।